नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप जाइए टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इनहेंस, उसे जो आकर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये काकपो पैरट्स के बारे में दिया है, ये न्यूजीलैंड में है, इसका मानचित्रण किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद राइस एक्सपोर्ट यानी चावल के निर्यात पर भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है, और ये भी जानेंगे कि सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, भारत में भी और विश्व में भी। उसके बाद ये है पालाऊ आइलैंड्स, ये है मार्शल आइलैंड्स, ये है माइक्रोनेशिया, ये प्रशांत महासागर में लोकेटेड है, ये चर्चा में क्यों हुई इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज के बारे में दिया है चावल निर्यात बैन्स। भारत सरकार ने चावल निर्यात को विनियमित करने के लिए, यानी जो घरेलू खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसने किया क्या है कि 15 अक्टूबर तक जो उबला हुआ चावल है उसके निर्यात पर 20% का शुल्क लगा दिया है, प्लस उसके बाद जो सफ़ेद चावल है उसे निर्यात पर उसका पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, निर्यात को बैन कर दिया है। सफ़ेद चावल के निर्यात को बैन किया है, और जो उबला हुआ चावल है उसमें 20% तक क्या लगा दिया है, एक्सपोर्ट यानी निर्यात शुल्क लगा दिया है। वहीं चावल के उत्पादन की स्थिति की बात करें तो चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। नंबर 1 पे कौन है? चाइना। नंबर 1 पे चावल उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें, ध्यान रखना, एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल का एक्सपोर्ट निर्यात कौन करता है? भारत। नंबर 1 पे कौन है? भारत, चावल का निर्यात करने के मामले में। पूरी दुनिया का 45% चावल के निर्यात में हिस्सेदारी किसकी है? भारत की है। गैर बासमती चावल का निर्यात पिछले 3 वर्षों में लगातार बढ़ा है। ये चावल बैन क्यों कर रही है सरकार के द्वारा? क्योंकि उत्पादन में कमी आई है। जो रबी सीजन में 2022-23 के लिए भारत में चावल उत्पादन का जो नवीनतम अनुमान बताया गया है, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14% की कमी का संकेत मिला है। सरकार ने चावल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी, यानी कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है, उसे भी इंक्रीज कर दिया है, उसे भी बढ़ा दिया है। और चावल निर्यात पर हालिया सरकार के जो प्रतिबंध है ये है कि जो मई 2022 में सरकार ने गेहूं निर्यात पर भी बैन लगा दिया था। मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर भी बैन लगा दिया था, क्योंकि रूस और यूक्रेन में वार चल रहा है। यूक्रेन और रूस में, रसिया में वार चल रहा था, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रूस और यूक्रेन के द्वारा विश्व में गेहूं का निर्यात किया जाता था। तो इनके वार की वजह से पूरी दुनिया में जो गेहूं है उसकी कमी हो गई है। तो भारत की तरफ से जाता था, लेकिन सूखा पड़ने की वजह से अब भारत की जो फ्री राशन चल रहा है, प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत भारत जो फ्री राशन बांट रही है, उसके तहत भारत में भी गेहूं की कमी हो रही है। तो इसलिए भारत ने जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसे बैन कर दिया है। और इसके साथ और भी जानेंगे चावल के बारे में, फैक्ट के बारे में जानेंगे। ये तो था एक्सपोर्ट निर्यात क्यों बैन किया सरकार, इसलिए। और चावल के बारे में जानेंगे, इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है, टेम्परेचर, इसे कितने ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है, 22 से 32 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है चावल के उत्पादन करने के लिए। और जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटीज होती है, वो हाई होनी चाहिए। रैनफॉल बताया जाता है कि अराउंड 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी की बात करें तो डीप क्ले और लोमी मिट्टी, यानी दोमट मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी होती है, इस सब मिट्टियों में इसको पैदा किया जा सकता है। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में जानेंगे। सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले आएगा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल उत्पादन के मामले में सबसे अधिक उत्पादन करती है। दूसरे स्थान पर पंजाब है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर आंध्र प्रदेश, और 5वें स्थान पर बिहार का नंबर से। तो ये लोकेशन है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। फिर यहाँ पर दिया है दूसरे स्थान पर कौन दिया है? दूसरे स्थान पर पंजाब है, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और चौथे स्थान पर पहला बंगाल है, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश है, 5वां बिहार है। उसके बाद कुछ किस्म हैं, जैसे औस, अमन, बोरोस। ये जो किस्म है चावल की, ये असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स ऑफ पैडीज आर ग्रोन इन द ईयर्स, मतलब कि साल में 3 बार इसे बोए जाते हैं। कहाँ कहाँ? असम में बोए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी उड़ीसा, 3 जगहों पर जो औस
अमन और बोरो धान की जो प्रजातियां हैं साल में 3 बार इसे उपजाया जाता है। लीडिंग एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बासमती चावल को एक्सपोर्ट करता है यानी निर्यात करता है पूरे ग्लोबल मार्केट में। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, भारत सबसे अधिक बासमती चावल को कहाँ एक्सपोर्ट करता है यानी कहाँ निर्यात करता है, ये है ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक और यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यमन रिपब्लिक्स। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा भारत बासमती चावल को क्या करता है, निर्यात करता है। भारत के लोकेशन के बारे में जानेंगे जहां पर बासमती चावल अधिक से अधिक उपजाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बासमती चावल को का प्रोडक्शन अधिक से अधिक होता है। प्लस उसके बाद दिल्ली है, दिल्ली में भी होता है। एक क्वेश्चन है, निचले गंगा के मैदान में पूरे वर्ष उच्च तापमान के साथ आर्द्र जलवायु होती है। निम्नलिखित फसलों की युग्मों में से कौन सा एक इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि गंगा का निचला मैदान है, पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है, जलवायु आर्द्र रहती है। जलवायु आर्द्र रहती है तो इसमें किस फसल को उपजाया जा सकता है, धान और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट, गेहूं और कपास। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी, धान और जूट। गंगा के निचले मैदान में धान और जूट की खेती अधिक से अधिक होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे दिया है एग्रीकल्चर सेस के बारे में दिया है। सरकार ने 1 सितंबर से एलपीजी और उसके बाद जो तरलीकृत प्रोपेन्स होता है यानी कि जो लिक्विड प्रोपेन है और लिक्विड ब्यूटेन है, इसका जो आयात होता था उस पर जो 15% कृषि उपकर यानी कि एग्रीकल्चर सेस लगाए जाते थे उसे हटा दिया है, उसे सरकार के द्वारा हटा दिया गया था। 15% लगाया गया था, 15% सेस लगाया गया था। ये किस लिए लगाया जाता है, जो कृषि उपकर होता है या एग्रीकल्चर सेस होता है, इसलिए लगाया जाता है जो कृषि क्षेत्र का जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित किया जा सके और भी कृषि क्षेत्र में नए नए इनोवेशन लाए जा सके और भी कुछ डेवलपमेंट किया जा सके, इसलिए लगाया जाता है। ये सेस होता क्या है, जिसे उपकर बोलते हैं। इसे टैक्स ऑन टैक्स भी बोलते हैं, इसे टैक्स ऑन टैक्स भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टैक्स पर लगाया जाता है। जैसे कि आपका कोई किसी भी वस्तु का जो भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, अगर 18% उस पर टैक्स है तो सरकार इस पर क्या करती है, इस टैक्स पर टैक्स लगाती है। जैसे 15% है तो ये 15% टैक्स लगा दिया, इसे बोलते हैं टैक्स एंड टैक्स। ये 18% पर 15% टैक्स लगा देगी सरकार। ये 15% जो टैक्स उतारा जाएगा सरकार के द्वारा, ये लगाया कहाँ जाएगा, कृषि क्षेत्र में। कृषि को और भी अच्छा करने के लिए और भी डेवलप करने के लिए कृषि क्षेत्र में और उसमें नए नए इनोवेशन लाने के लिए इसे लगाया जाता है। तो इसे 2021 के बजट में पेश किया गया था। 2021 के बजट में पेश किया गया था। किसको पेश किया गया था, जो एआईडीसी है क्या, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, इसे 2021 के बजट में पेश किया गया है। अभी इसे क्या किया गया है, हटा दिया गया है। किस पर हटा दिया गया है, एलपीजी से हटाया गया है, प्लस उसके बाद प्रोपेन से हटाया गया है और ब्यूटेन से। ये दोनों लिक्विड फार्म में है, दोनों लिक्विड फार्म में है, दोनों को हटा दिया गया है गैस। तीनों चीज़ से सब्सिडी यानी कि जो सेस है एग्रीकल्चर से हटा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे ग्लोबल फंड के बारे में दिया है, इसके बारे में जानेंगे। ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में भी जानेंगे। ग्लोबल फंड ने टीएलडी नामक दवा, जो उन्नत HIV की दवा है, ध्यान रखिएगा, जो HIV की ये दवा है, HIV की काफ़ी एडवांस दवा है, काफ़ी एडवांस दवा है। इसकी कीमत को कम करने के लिए जो जेनरिक दवा बनाती है, जो कंपनी जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी के साथ ग्लोबल फंड ने क्या किया है, एक समझौता किया है, ताकि जो सस्ते रेट में जो मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के, जो मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले देश हैं, उनको आसानी से ये दवा और सस्ते रेट में उपलब्ध कराई जाए। इस सौदे का मकसद यह है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग $45 से कम कीमत पर इस दवा को उपलब्ध कराई जा सके, जिसमें जो लागत होती है, लागत को 25% तक कम किया जा सके, लागत को 25% तक कम किया जा सके। जो TLD होती है, TLD गोली का एक समूह होता है, इसमें 3 गोलियां होती हैं, 3 प्रकार की इसमें गोलियां होती है, T है, L है, D है। ये TLD है क्या, टेनोफोविरस डिस्प्रोक्सिल प्यूमरेट, ये T है यहाँ पर देखिए, टेनोफोविर डिप्रोक्सिल फ्यूमरेट्स, फिर उसके बाद लैमिउडिन्स, फिर उसके बाद डोल्टेनेट।
ग्रोविर्स, डेल्टोग्रोविर्स, ये 3 दवा है, तीनों का एक कम्बाइंड मिक्स है। किसके लिए यूज होता है? इसके लिए, यानी HIV के लिए। वायरस को दबाने के लिए इसकी जो प्रभावशीलता है काफ़ी उन्नत दिखी गई, काफ़ी कारगर साबित हुई। तो इसलिए जो ग्लोबल फंड है इसने किसके साथ, जेनरिक जो कंपनी होती है उसके साथ समझौता किया है। जेनरिक कंपनी क्या होती है? जैसे भी कोई भी दवा अगर बनती है, कोई भी नई दवा बनती है, रिसर्च करके बनती है, तो जो कंपनी रिसर्च करती है तो उस दवा को 20 साल के लिए पेटेंट करा लेती है, 20 साल के लिए पेटेंट करा लेती है। उसके बाद जब ये 20 साल बीत जाता है, इसका पेटेंट खत्म होता है, तो इसको करना क्या होता है? जिस फार्मूले से इस दवा को बनाया है उस फार्मूले को पब्लिक डोमेन में, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में इसे पब्लिक करना होता है। कुछ नए नए कंपनियों को दिया जाता है, तो जिस कंपनी को दिया जाएगा वो कंपनी इसको डेवलप करेगी, तो इसे रिसर्च करने में जो पैसा लगा है वो नहीं लगता है, तो सिर्फ इस प्रोडक्शन करने में ही पैसा लगेगा। तो ये जो कंपनी ये दवा बनाती है इसी दवा को, तो वो दवा हो जाती है जेनरिक दवा हो जाती है, इसकी कीमत हो जाती है कम, इसकी कीमत हो जाती है कम। तो आइए ग्लोबल फंड के बारे में जान लेते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में HIV या एड्स, तपेदिक यानी TB, मलेरिया के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो ग्लोबल फंड है ये पैसा जुटाता है, ये धन इकट्ठा करता है और जो निम्न मध्यम आय वाले देश है उन्हें वितरित करता है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट 2002 में हुई थी। ग्लोबल फंड इन बीमारियों से लड़ने के लिए प्रति वर्ष लगभग 4 बिलियन डॉलर इकट्ठा करता है और उसे निवेश करता है इन सब बीमारियों में। ग्लोबल फंड की अधिकांश वित्तीय सहायता सार्वजनिक संसाधनों से ही आती है। इसमें 80 देश शामिल है, ध्यान रखिएगा, इसमें 80 देशों से अधिक देश शामिल हैं जो ग्लोबल फंड में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन देते हैं, योगदान देते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे एक पैरट्स है जिसका नाम है काकपो पैरट्स। ये देखिए फिगर, काकपो पैरट्स। ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में आया कि लगभग संपूर्ण काकपो की जो आबादी थी इसका आनुवांशिक मानचित्रण किया गया है। इसका आनुवांशिक मानचित्रण किया गया है। जब इसका आनुवांशिक मानचित्रण किया गया है तो इससे यह पता चला कि इसकी जो आबादी है, संपूर्ण जो इसकी आबादी है, केवल न्यूजीलैंड में पाया गया। ये कहाँ पाया गया? केवल न्यूजीलैंड में पाया गया। इसकी विशेषता यह है कि ये उड़ानहीन है, मतलब कि ये उड़ नहीं सकता, यह तोता उड़ नहीं सकता। इसके बारे में और भी बात करें तो यह इसे उल्लू तोता भी कहते हैं, इसे उल्लू तोता भी कहा जाता है, क्योंकि एक बड़ा उड़ने में असमर्थ तोता है जो न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। जो काकपो है इसकी अनूठी उपस्थिति के लिए भी जाना जाता है। इसमें चेहरे का डिस्क, उल्लू जैसे आंखें, बड़ी भूरे रंग की चोंच है इसमें शामिल। यहाँ पर देखिए इसकी चोंच है, उल्लू जैसी इसकी आंखें है। अगर इसका IUCN स्टेटस की बात करें तो गंभीर रूप से यह संकटग्रस्त है। ये रीमू फल खाता है, जिससे इसकी जो प्रजनन क्षमता है ये बढ़ जाती थी। ये था काकपो पैरट्स के बारे में। और माइक्रोनेशिया और कोफा के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। पहले इसका देखते हैं लोकेशन, देखते हैं। ये है प्रशांत महासागर, ये है नीचे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये है। यहाँ पर देखिए छोटा साइलेंट पलाऊ है, फिर यहाँ पर माइक्रोनेशिया है, फिर यहाँ पर जो मार्शल आइलैंड्स है। तीनों के साथ समझौता है कि इसका हुआ है USA यानी अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वीप राज्य को आर्थिक सहायता देने के लिए, ध्यान रखिएगा, आर्थिक सहायता देने के लिए माइक्रोनेशिया के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता माइक्रोनेशिया के साथ साथ जो पलाऊ है उसके साथ भी किया है। पलाऊ के साथ साथ जो मार्शल आइलैंड है उसके साथ भी ये इस प्रकार के समझौते की बातचीत कर रहा है। पलाऊ और मार्शल के साथ, माइक्रोनेशिया के साथ तो अमेरिका का समझौता हो गया है। तो ये दिया है माइक्रोनेशिया। और कोफा है क्या है? जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका और 3 प्रशांत द्वीप जिसका नाम है माइक्रोनेशिया, पलाऊ और मार्शल द्वीप के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा। समझौता क्या होगा? कोफा के तहत, ध्यान रखिएगा, कोफा के तहत अमेरिका जिस देश को आर्थिक सहायता, जिस द्वीपी देश को, यानी कि इन 3 देशों को आर्थिक सहायता देगा और प्लस उसके बाद अपने देश में इन्हें प्रवास करने के लिए प्रवासी लाभ भी देगा। इसके बदले में अमेरिका करेगा क्या? इन देशों में अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर सकेगा, इसमें सैन्य अड्डा स्थापित कर सकेगा। और उसके बाद किसी और देश का अगर सैन्य अड्डा वहाँ पर करना होगा तो बिना अमेरिका के अनुमति के
वो वहाँ पर सैन्य अड्डा स्थापित नहीं करेगा। ऐसा अमेरिका इसलिए कर रहा है ताकि जो चीन है, चीन को काउंटर किया जा सके, ताकि चीन हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है तेजी से। तो चीन को काउंटर करने के लिए ऐसा अमेरिका कर रहा था। तो सबसे पहले लोकेशन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन बन जाएगा जो पलाऊ है, माइक्रोनेशिया है, मार्शल आइलैंड से, यह किस महासागर में स्थित है? तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो कहेंगे क्या, प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही है। मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।